हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है 18 अक्टूबर तक का तो अवेलेबल था ना आपके पास पहले से ही। 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक ये मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप लोग वहाँ से ले लीजिए। 26 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये आपको मिल जाएगी। 1-2 दिन में काम कर रहा हूँ, इस पर बना रहा हूँ। समय लगता है यार थोड़ा बनाने में, ये 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आज साइंस पढ़ते हैं। साइंस में हम लोग करेंगे यांत्रिकी। इसमें हम लोग मास पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, वर्क एनर्जी, मोमेंटम और मोशन वगैरह के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये पूछ रहे हैं आपसे। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो हम लोग क्या जानते हैं। ये नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु, कोई पिंड, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा एजम्पशन जुड़ा हुआ है। ये एजम्पशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स का, बाहरी बल नहीं लगना चाहिए। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगी, बशर्ते उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई वस्तु इन मोशन है, गति में है, तो ये हमेशा गति में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अभी एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है, ये फ्रिक्शन भी हो सकता है, ये एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, हवा के द्वारा जो प्रतिरोध लगता है, एयर रेजिस्टेंस। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कार का। एक कार है, रोड पे चल रही है। ये नियम बोलता है कि अगर ये कार रोड पे चल रही तो ये हमेशा मोशन में रहेगी, बशर्ते एक्सटर्नल फोर्स कोई ना रहे। लेकिन इन प्रैक्टिकल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बहुत तगड़े हैं। कौन कौन से हैं? एक तो टायरों और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, और दूसरा एयर रेजिस्टेंस जो अपोजिट डायरेक्शन में कार को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा एक्सटर्नल फोर्स एयर रेजिस्टेंस हो गया। यानी कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, और इस कंडीशन को, इस स्टेट को क्या बोला जाता है? जड़ता बोला जाता है हिंदी में। इसको जड़त्व भी बोलते हैं। इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जो बात की गई थी, ये वाली बात गैलीलियो साहब ने बहुत पहले कर दी थी। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बस गैलीलियो का जो स्टेटमेंट था उस पर मोहर लग गई। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी या फिर घटेगी? आप सांस को इनटेक कर रहे हो, है ना, सांस को इनटेक कर रहे हो, तो एयर जो होगी उसका मास भी होगा, कुछ वेट तो होगा ही ना। तो ये वेट जब आपकी बॉडी में जाएगा तो ये आपका ओवरऑल वेट भी बढ़ा देगा, तो रीडिंग की जो रीडिंग रहेगी वो भी बढ़ के आएगी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, मान लीजिए आपका जो वेट है वो 60 kg है, और आपने 1 लीटर एयर को इनटेक कर लिया, तो आपका वेट जो है 1 लीटर हम लोग क्या समझते हैं, लगभग 1 kg के बराबर समझते हैं। तो आपका वेट जो रीडिंग दिखाएगा वो 61 kg नहीं दिखाएगा। आपको यहाँ पे जानना है कि 1 लीटर जो एयर है इसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, 1.225 ग्राम। यानी आपका वेट कितना होगा? 60 आपका पहले से है, और ये 1.225 ग्राम और जोड़ दीजिए, इतना वेट जो है वो मीटर रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पूछा गया है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वर्क प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे काम करती है वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनरेट करती है, अब केंद्रीय बल को जनरेट करती है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है, ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? 2 राशियाँ पढ़ते हैं आप लोग, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं और अदिश राशियाँ पढ़ते हैं। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? इसमें परिमाण भी होता है ना, और डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। लेकिन अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको डिफाइन करने के लिए। जैसे हम कहें आपका वज़न कितना है, 60 kg है या फिर 65 kg है, ये क्या है? ये मास है। ठीक है, ये आपका मास है, वेट नहीं है।
तो ये जो 60 kg 65 kg है ये होता है परिमाण। क्लियर है, ये होता है परिमाण। और अगर वेट की बात करें तो वेट को हम लोग क्या लिखते हैं, m इंटू जी, और जी क्या होता है, एक्सीलरेशन। और इसके लिए तो डायरेक्शन चाहिए, ये डायरेक्शन का साइन होता है। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट सदिश राशि हो जाएगा, और वहीं पे मास जो है वो अदिश राशि हो जाएगा। इतना क्लियर है। यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, चाल का ले सकते हैं और वेग का। वेग यानी वेलोसिटी और चाल यानी स्पीड। स्पीड, वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। यूनिट मात्रक दोनों का सेम होता है, मीटर पर सेकंड। और मान लीजिए कोई भी मैटर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा, मैं यहाँ पे स्पीड शब्द बोल रहा हूँ, स्पीड से भाग रहा है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते आप, इस बॉडी की डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। अगर इसी को दूसरे शब्दों में बोलें कि कोई वस्तु या फिर कोई मैटर 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रही है, तब हम उस वस्तु का, उस मैटर का, उस बॉडी का डायरेक्शन भी जान सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में भाग रही होगी, दौड़ रही होगी। जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर के पास मास है, उसका कुछ वजन होगा, और इसके पास वॉल्यूम भी है, आयतन भी है। तो अब आप लोग बताइए कि मास को डिफाइन करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत है, वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आयतन जो है वो अदिश राशि है, मास जो है, द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। यहाँ पे आप तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, दूरी का। दूरी का और विस्थापन का, ये दोनों शब्द अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी यानी डिस्टेंस, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अदिश राशि होती है और डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि होती है। कर लेंगे अब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन जो है वो सदिश हो जाएगा, वेलोसिटी सदिश हो जाएगा, फोर्स, ऑब्वियसली फोर्स क्या है, सदिश राशि है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आयतन, सदिश राशि नहीं पूछा है, डी ऑप्शन सही है। आगे चलें, चलिए। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ठीक से समझिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम लोग कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, यही पढ़ते हैं। इसमें जो चेंज होता है वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, यही पढ़ते हो। बट इसका मतलब क्या है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पत्थर है, ये पत्थर है, कुछ ऊंचाई पे है, ये सरफेस है, इसको सरफेस मान लेते हैं। ये सरफेस से h ऊंचाई पर है, और आप इसको अभी होल्ड किए हैं, हाथ से होल्ड किए हैं। तो अभी इस टाइम इसके पास कौन सी एनर्जी है, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, भर के पोटेंशियल एनर्जी है। अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी फुल है, लेकिन ये जैसे ही जैसे नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इतना समझ में आ रहा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और नीचे आएगी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग समझते हैं m इंटू जी इंटू एच। अब ये वस्तु नीचे आ रही है, यानी हाइट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है कि नहीं, और एक समय ऐसा आएगा कि ये हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि सरफेस पे आते आते इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना नीचे आने पे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती जा रही है। और काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ mv² से। यानी आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जैसे ये सरफेस पे आ जाएगी बॉडी, यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगी, मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगी तो यहाँ पे बी तो 0 हो जाएगा। तो फिर काइनेटिक एनर्जी को भी 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसके फॉर्मूले में बी आता है। बी 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर कहाँ हुआ। आइए इसको फिर से समझते हैं। ये सरफेस हो गई, ये बॉडी नीचे आ रही है, अभी सरफेस से टच नहीं की है, इस स्थिति में यानी जस्ट ऊपर है, सरफेस से जस्ट ऊपर है, इम्पैक्ट से जस्ट पहले। यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, इम्पैक्ट होने से जस्ट पहले वेलोसिटी मैक्सिमम है।
तो सरफेस से जस्ट ऊपर की स्थिति हम लोगों ने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन जैसे ही सरफेस पे स्ट्राइक करेगी ये बॉडी, तो ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। लेकिन एक काइनेटिक एनर्जी का फर्दर कन्वर्जन किस में होगा? साउंड एनर्जी में या फिर वाइब्रेशन एनर्जी में, है ना। सरफेस से टकराएगी तो क्या होगा? वाइब्रेशन जनरेट होंगे सरफेस के अंदर। तो आपने फर्दर कन्वर्जन देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी पहले चेंज हुई फॉर्म, फिर काइनेटिक एनर्जी से वाइब्रेशन की एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। तो यही चीज़ न्यूटन साहब ने बताया था कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता, लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। डी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे सीखिए, हवाओं की ऊर्जा क्या होती है, हवाओं में कौन सी एनर्जी होगी? ये तो आसान है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि ये हवाओं के पास मास भी है और ये मूव भी कर रही हैं, यानी m भी है और v भी है, यानी हाफ mv² हो जाएगा। फिर इन्हीं हवाओं के आगे आप एक टरबाइन लगा दीजिए, विंड एनर्जी जनरेट कर लीजिए, और यहाँ पे कोई पार्ट अगर मूव कर रहा है, किसी भी मैकेनिकल पार्ट में मूवमेंट हो रहा है, तो वो फिर क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। तो आपने यहीं पे देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ पे मतलब है कि बस यहाँ पे टरबाइन घूमने लगे हैं, तो टरबाइन की जो शाफ्ट होगी वो किससे कनेक्ट होगी? वो कनेक्ट होगी जनरेटर से, और जनरेटर क्या कर रहा? बिजली बना रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे आप फर्दर कन्वर्जन देख लिए मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? इस बिजली से क्या हो रहा होगा? बल्ब जल रहा होगा। बल्ब क्या है? ये लाइट एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी में फर्दर कन्वर्जन देख लिया। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता रहता है। चलिए यहाँ पे देखिए, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इनपुट क्या था? इनपुट एनर्जी कौन थी? काइनेटिक एनर्जी थी ना, हवाओं के पास काइनेटिक एनर्जी है। फिर ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, इसके बाद ये फिर फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है? चलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे? यह है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सीटी बजाएंगे और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में यानी इक्वल रिएक्शन भी होगा। इक्वल रिएक्शन होगा तो आपके अंदर मूवमेंट आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कारण में लिखा है यदि किसी तंत्र पर, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यानी मोमेंटम परिवर्तित नहीं हो सकता। संवेग क्या होता है? m/v। अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट की स्थिति में है तो इसके पास मोमेंटम है। यही समझते हो ना मोमेंटम को? किसी भी बॉडी की गति की स्ट्रेंथ क्या है, इस स्ट्रेंथ को बताता है मोमेंटम। जैसे आपके पास एक ट्रक है ना, और एक कार है, ये दोनों ही सेम स्पीड से चल रही हैं। मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही हैं। किसके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली ट्रक के पास मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि मोमेंटम m/v होता है। ट्रक के पास m बहुत ज़्यादा है और v तो दोनों का सेम है, तो मोमेंटम ट्रक के पास ज़्यादा है। इसको रोकना बहुत कठिन है और इसको मूव कराना भी बहुत कठिन है। मोमेंटम का दूसरा मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है, रेस्ट में है, तो इसको मोशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर कोई भारी वस्तु मोशन में है तो इसको रेस्ट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यही ना हुआ? तो ये दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4/9 है, तो उनके वेगों का अनुपात। ये तो आसान है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है ना। तो एक बॉडी की आप ये मान लीजिए और दूसरी बॉडी की m2v2² मान लीजिए। इसका अनुपात है 4/9 दे रहे हैं। हाफ से हाफ कट गया। क्वेश्चन में द्रव्यमान ये समान बता रहे हैं, तो m से m भी कट जाएगा। v1/v2 बराबर √4/9 हो जाएगा, यानी 2/3। बी ऑप्शन सही है। चलिए
यहाँ पे पूछा है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ पूछा है, डायरेक्शन कैसी होगी। एक टैंकर है जो मोशन में है और इसमें ऑयल भरा हुआ है, तो ये जो ऑयल का सरफेस है ये समतल तो नहीं रहेगा, है ना। इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी। इस टैंकर के अंदर जो भी लिक्विड भरा है, ऑयल भरा है या फिर पानी भरा है, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, पीछे की तरफ ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। यानी यहाँ पे लिक्विड का शेप जो बनेगा टैंकर के अंदर वो इस तरीके से बनेगा, लेकिन यहाँ पे सेम है, यहाँ पे समतल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन पढ़िए। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। यहाँ पे ज़्यादा गहराई हो गई है, यहाँ पे पहली कंडीशन में कम गहराई थी, सभी जगह सेम ही थी। यहाँ तो अगर ट्रक चल नहीं रहा है, स्टेबल कंडीशन में है। कीजिए, इनको कीजिए। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।